गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, जिसमें दो तीन रूल रह गया था। इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन आएगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा, जिसका रूल का आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए दो एग्जाम्पल लिए हम लोग, एडिशन के लिए दो एग्जाम्पल लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए दो एग्जाम्पल लिए। पहले इसको समझिए। तो इसमें करना क्या है, जनरल जो मेथड है ऐड करने का, डेसिमल सिस्टम में आप लोग पहले किए होंगे बचपन क्लास में। तो जनरली तरीके से उसको पहले ऐड कर लेना है। तो ऐड हम करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2 1 1 2, फिर 1 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1 1 1 3 हो गया। इसको ऐड किए। रूल क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है, जो रिजल्ट आया एडिशन करने के बाद जनरल तरीके से जो हम लोग ऐड किए हैं, रिजल्ट जो आ गया, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या एक्चुअल में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे। तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, देखना क्या है कि डेसिमल के बाद, एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या देखना होगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। जिसमें कम होगा, सब में से जितना भी डेसिमल नंबर है, जिसमें सबसे कम होगा डेसिमल के बाद, उतना ही डिजिट तक हमको लेना है। मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट 31 तो लिखेंगे हम लोग, और 1 तक लेना हमको। एक डिजिट है तो एक ही डिजिट तक लेना है, लेकिन ये एक डिजिट को डिसाइड करना है कि राउंड ऑफ होगा कि नहीं। तो राउंड ऑफ के लिए क्या तरीका है बताया मैं, ये आप लोगों को पता होगा कि 1 के बाद 5 से, अगर 5 या 5 से लेस नंबर है और 5 से नीचे अगर कोई नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नंबर ऐड नहीं होगा आगे वाले में। इसका मतलब 31.1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर इसको भी करके देखते हैं। 3 4 2 6 5 3 8 2 10 का 0 कैरी 1 4 2 6 6 12 1 13। इसमें सेम चीज़ है। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहा है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रहा है, और इसमें 6.24 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहा है। तो सबसे कम किसमें है, इसमें। तो एक ही डिजिट हम लोग लेना है, तो 13.0 लेना था, लेकिन यहाँ पर आप राउंड ऑफ भी करना है, ये भी देखना है कि राउंड ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो 5 से लेस, 0 के बाद वाला नंबर जो 5 या 5 से ऊपर में आ गया, तो इसका मतलब आगे वाला में एक क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, 13.1 आ गया। तो ये हो गया एडिशन का रूल हो गया। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन रूल में पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। पहले सेपरेट किए उसको, तो 5 1 3 1 मिनट 5 1 1 4 8 2 8 में से 2 1 12.4115 आया। इसमें भी सेम रूल बताएंगे। जो डेसिमल के बाद देखना है कि सबसे कम डिजिट किसमें है, तो 2 यहाँ है, इसमें 4 है, इसलिए जो कम वाला उसको लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, 12.2 डिजिट तक ही लेना है, तो 12.4 लिए। और इसके बाद जो नंबर लेंगे दूसरा वाला, तो इसके आगे देख लेंगे कि 5 से लेस है कि नंबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, 1 मतलब 5 से लेस नंबर है, इसलिए इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा राउंड ऑफ करने में। तो क्या हो जाएगा, 12.41 हो जाएगा। ठीक है, उसी रेस्ट भी करते हैं। 4 3 3 2 7 1 ये नंबर हुआ। इसमें भी सेम चीज करेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो दो डिजिट के हिसाब से लेना है। डेसिमल के बाद जो कम है, तो कम है मतलब क्या, 17.2 तो ले लेंगे। अब ये 3 लेने के लिए हमको क्या, इसके बाद देखना है कि 5 से लेस नंबर है। ये 5 से लेस है, इसका मतलब कोई नंबर इसमें ऐड नहीं होगा उसके आगे वाले में। इसका मतलब क्या होगा, 17.23 हो गया। तो ये रूल आपका एडिशन का हुआ, सब्सट्रैक्शन का हुआ। इसको याद क्या रखना है, फिर से बोल दे रहे हैं कि डेसिमल के बाद देखना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखना है कि डिजिट कम किसमें है। जिस यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, या 3 है, तो जिसमें कम होता है उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, और राउंड ऑफ भी जरूरत पड़ता है राउंड ऑफ कर देते हैं। इसमें सेम चीज हुआ। और माइनस में भी सेम चीज है। माइनस पहले जनरल तरीके से कर लेंगे, उसके बाद जो डेसिमल के बाद देख लेंगे कम इसमें है, तो उसके हिसाब से हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको राउंड ऑफ करके आंसर लिख देना है। ठीक है, ये हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल हो गया। इसको तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें क्या करना है, इसका दो एग्जांपल हम लिए हैं। इसे 4.327 इंटू 2.8। इसमें क्या देखना है, पहले जनरली जो मल्टीप्लाई करने का तरीका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, जिसके हम यहाँ करके रखे हैं पहले से। 12.1156 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट फाइनल आंसर क्या होगा सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से, तो जो दोनों में से डेसिमल वाला पार्ट जिसमें कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर लिखाएगा। तो 2 सिग्निफिकेंट वाला फिगर तो पहला दोनों हो गया, तो दोनों लिख दिए। उसके बाद 2 ही बोल रहा है, इसलिए इसको आगे का सोचना ही नहीं है। मतलब ये इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए। 2.5 1.25 इसको भी मल्टीप्लाई किया आया 3.125।
इसमें भी क्या बोल रहा है कि जो कम है सिग्निफिकेंट फिगर किस में कम है 2.5, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो 2 के अकॉर्डिंग लेना है। तो 2 क्या हो गया 3 तो लेंगे, पॉइंट के पहले लेग 3 हो गया और उसके बाद 1 ले लिया, लेकिन 1 के बाद कोई 4 से लेस नंबर है इसलिए यहाँ पे राउंड ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है इसको। तो क्या हो गया 3.1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल में हो गया। उसके बाद डिवीजन रूल में क्या है कि ये जैसे क्वेश्चन लिए है इसका सॉल्व करके आया वैल्यू 0.769 आ रहा है। तो इसमें क्या देखना है कि सबसे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें हो गया 5, इसमें आपको 4 है, इसमें आपको 2 है, इसमें 1 है। तो हम लोग करना क्या, जो डेसिमल वाला बात है, जो नंबर सिर्फ नंबर उसको छोड़ देना है, बाकी जो डेसिमल वाला जो बच रहा है उसमें से सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0.71 हुआ और 2 ही लेना है, इसलिए क्या होगा इसकी 6 आ रहा है दूसरा, तो दूसरा 6 के आगे फिर देख लेना है कि 5 से एबव है, मतलब 5 से ऊपर नंबर आ रहा था, मतलब क्या राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 9 का आगे 5 से ऊपर दी क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, मतलब 0.77 इसका आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ में। ठीक है, मतलब इस सिग्निफिकेंट फिगर 2 के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा 0.77 होगा। उसी तरह इसमें भी देख रहे हैं, इसका भी रिजल्ट जो डिवाइड करके देखें, डिवाइड करने के बाद आया आपका 0.0292 बचा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पे कितना 2 है और इसमें 5 हो गया, तो 2 के अकॉर्डिंग करना है आंसर। तो 0.02 एक नंबर हुआ और दूसरा कितना है 9 है, लेकिन 9 के आगे देखना है कि क्या नंबर है। तो 9 के आगे नंबर कितना है 2 है, जो 4 से लेस है, इसका मतलब क्या होगा 0.29 हो गया। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2 और 9, तो क्या हो गया मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजन रूल हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस को बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस या उसको यूनिट फैक्टर ही बोलते हैं। यूनिट फैक्टर मतलब जैसे मैथ्स में भी हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़े हैं, जैसे किलोग्राम से पाउंड में चेंज करना, मैंने 1 kg से 2.205 पाउंड होता है, 1 किलोमीटर से 100,000 मीटर होता है। इस तरह से जो अलग अलग यूनिटरी मेथड जो होता है, मानी एक यूनिट का रिलेशन दूसरे यूनिट के साथ में क्या है, इसको याद रखना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा और इसी के मुताबिक जो है कन्वर्सन करते हैं। तो यूनिट फैक्टर मेथड में जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने का काम करते हैं, इसी को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हम 175 LB यानी कि पाउंड, तो 175 पाउंड को इस पाउंड को हम लोग को जो कन्वर्ट करना है इंच में कन्वर्ट करना, सॉरी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो जितना पाउंड लिखा हुआ है यानी 175, इसको क्या करना है 1 बाई, इसको अगर उल्टा किलोग्राम से अगर पाउंड में जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.205 से, अगर LB से अगर किलोग्राम में जाएंगे तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है यहाँ पे LB से किलोग्राम में जाना है तो इसको क्या किया डिवाइड किया, और डिवाइड करना इस तरह से है, ये भी देखना होगा कि ऊपर में LB है तो नीचे भी LB आना चाहिए। तो ये क्या होगा LB कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के जो इसका वैल्यू आएगा एग्जैक्ट उतना वो किलोग्राम हो जाएगा। लगभग इसका आंसर आएगा 79.4 आता है इसका, ये kg हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी यूनिट दिया रहेगा कन्वर्सन के लिए पाउंड से किलोग्राम में करना है, तो उसके लिए यूनिटरी मेथड में 1 यूनिट का रिलेशन पता होना चाहिए, किलोग्राम से पाउंड में क्या रिलेशन है, और उसको LB से किलोग्राम में कर रहे हैं तो उसको 1/2.205 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 हो गया 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 2.205 और इसको डिवाइड करना जो आंसर आएगा वो किलोग्राम है। इसमें खाली LB और यूनिट जो कट जाए कैंसिल, इस तरह से लिखना है ऊपर नीचे कि दोनों यूनिट जो कैंसिल हो जाए, बाकी खाली ये बचे किलोग्राम खाली बचे। यहाँ पे कट करके बचा क्या 79.4 किलोग्राम बच रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिए किलोमीटर से हम लोग को इंच में कन्वर्ट करना है, तो 3 किलोमीटर हो गया, तो 3 किलोमीटर को पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए, उसके लिए रिलेशन हम लोग को पता है कि किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किए, फिर 1000 मीटर को यार्ड में किए। यहाँ पर हम देखें 1 यार्ड मतलब 1 मीटर मतलब लगभग 1.094 यार्ड होता है, तो फिर इसको मीटर को हम लोग 1.094 से मल्टीप्लाई किए, यार्ड में कन्वर्ट किए, फिर यार्ड को क्या किया हम लोग 36 से मल्टीप्लाई करके इंच में कन्वर्ट किए। तो इसमें यार्ड कैंसिल हुआ, मीटर कैंसिल हुआ, किलोमीटर कैंसिल हुआ, अच्छा क्या सिर्फ यूनिट में क्या बच रहा है इंच बच रहा है। मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा लगभग 1.18 इंटू 10 का पावर 5, और ये लास्ट में जो यूनिट बचता है वो यूनिट से लिखा जाता है, मतलब इंच हो गया, यानी किलोमीटर से क्या बन गया ये इंच में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी वही किए, यूनिटरी मेथड के यूज़ किए, खाली हम लोग को ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे कट जा रहा है, जो भी यूनिट यूज़ कर रहे हैं इस तरह से लिखना है कि किलोमीटर कटे, मीटर कटे और यार्ड कट जाना चाहिए, जो लास्ट में बचेगा वही जो है उसका यूनिट लिखा जाता है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल लिए 1.35 मिलीमीटर का,
तो इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका भी हम लोग को यूनिट मेथड याद रखना होगा कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पता है कि मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 1/10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। फिर 1/10 सेंटीमीटर क्या किए, उसको मीटर में कन्वर्ट किए, तो उसको 100 से डिवाइड कर दिए तो कन्वर्ट हो गया वो मीटर में। तो यहाँ भी क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटा, मिलीमीटर मिलीमीटर कटेगा, और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा, इतना मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया एक दूसरा मिलीमीटर से मतलब मीटर में कन्वर्ट करने का। उसी तरह से माइक्रोग्राम है, तो माइक्रोग्राम को डायरेक्टली हम लोग अगर चेंज करना है किलोग्राम में, तो 1 माइक्रोग्राम में होता है 10⁻⁹ किलोग्राम होता है, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। और इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, माइक्रोग्राम से किलोग्राम में करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किए, तो जो रिजल्ट आया उसका 4.8 × 10⁻⁸ किलोग्राम आ गया। मतलब डायरेक्टली इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए माइक्रोग्राम से किलोग्राम में। उसी तरह से इंच है, इंच का रिलेशन में 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो जितना इंच दिया हुआ इसको बोल रहा है कि हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो इतना इंच को हम पहले किए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किए, उसके बाद हम लोग उसको कैलकुलेट किए तो आया लगभग 1.082 × 10⁻³ मीटर। मतलब यहाँ भी सेंटीमीटर देखिए कटा, इंच कट गया, बचा गया सिर्फ मीटर, इसलिए लास्ट में सिर्फ मीटर लिखा जाएगा यूनिट में ना। लास्ट है डे को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 1 डे को पहले आवर में चेंज किए, 24 आवर हो गया। फिर 24 आवर को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके उसको मिनट में कन्वर्ट किए, फिर मिनट को फिर सेकंड में करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई किए, और फाइनली जो रिजल्ट आया इसका मिनट कैंसिल हुआ, आवर कैंसिल हुआ, डे कैंसिल हुआ, बचा क्या सेकंड। तो सेकंड लिखेंगे इसका यूनिट में, और इसको मल्टीप्लाई करके आया कितना 8.6400 × 10⁻⁴। तो ये तरीका हो गया यूनिट फैक्टर निकालने का। ये इसी को बोला गया डायमेंशनल एनालिसिस बोला गया। तो इसमें इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 1 यूनिट का जो रिलेशन होता है वो हम लोग को ध्यान में रखना है, ये वो पता होगा तभी हम लोग इसको कर सकते हैं। उसमें 1 यूनिट का निकाल करके और हम लोग को अरेंज कैसे करना है ताकि ऊपर नीचे जो भी यूनिट है सेम वाला कट जाना चाहिए, सेम आना चाहिए और कट भी जाना चाहिए, तब जो बचेगा लास्ट में वही उतना यूनिट जो है लिखा जाता है उसका आंसर में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ये कुछ नियम को या कुछ लॉज को फॉलो करता है। सारा रिएक्शन जो भी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में सब लॉज को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है। इस तरह 2-3 तो लॉ है। इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ। इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि इट स्टेट्स दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इट स्टेट्स दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो भी रिएक्टेंट पहले मिलता है, जिस रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन में ऑक्सीजन C+O2, हम लोग ये इक्वेशन देखे हैं पिछले क्लासेस में। तो C+O2 जो है मिल करके बनता है CO2। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 32 ग्राम हो गया। तो टोटल अगर इसको हम लोग ऐड करें रिएक्टेंट वाला, ये वाला पार्ट जो हो गया रिएक्टेंट हो गया, इसको रिएक्टेंट बोला गया। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट वाला पार्ट का अगर हम लोग एटॉमिक मास को अलग अलग कार्बन का एटम और ऑक्सीजन एटम को मास को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 + 32 यानी कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मास। इसमें स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो भी फिजिकली केमिकल चेंज होता है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा जोड़ करके, जितना भी एटम्स होगा सबका मास को अलग अलग जोड़ लेंगे और जो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका मास को निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आता है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला गया है। तो इसको हम लोग देखें कि पहला केस में क्या कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 32 हुआ, दोनों ऐड किए 44 ग्राम आ गया। उस तरह CO2 को निकालेंगे। CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने आप लोग सीखे होंगे पहले क्लासेस में। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला फिर हम दिखा दे रहे हैं। जैसे कार्बन के लिए होता है 12 और ऑक्सीजन के लिए होता है 16, तो 16 × 2 हो गया यानी कितना हुआ 12 और बीच में इसको प्लस करते हैं प्लस 32 हुआ और ऐड किया कितना आ गया 44 ग्राम आ गया। मतलब रिएक्टेंट में भी 44 ग्राम आया ये वाला और प्रोडक्ट इसका क्या आया 44 ग्राम आया, दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया। तो इसी को बोला गया है कि मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन में वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। इधर भी 44 ग्राम और इधर भी 44 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल लिए हैं मरकरी ऑक्साइड का, उसमें मरकरी प्लस ऑक्सीजन निकला। इसमें बोला गया है कि 100 ग्राम मरकरी ऑक्साइड है और मरकरी है 92.6 ग्राम है, ये दिया गिवन रहेगा। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है 7.4 ग्राम है। इसको भी हम लोग जोड़ के देख सकते हैं, इसको भी जोड़ के देख लीजिए उसमें आ रहा है कि नहीं बराबर।
जैसे इसका 100 ग्राम इधर तो फिक्स है, तो रिएक्टेंट में आपको 100 ग्राम है, लेकिन इधर में कितना हो रहा है 92 प्लस 6 हो गया, और इसका हो गया 7.4 हो गया। तो कितना हो गया 6 4 10 का 0 कैरी 1, 7 to 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 9 1 10 मतलब 100 ग्राम। तो क्या देखें यहाँ पे इस केस में भी देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है जितना, उस रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल है प्रोडक्ट का मास के बराबर। ये भी क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। मतलब रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो मास होगा अलग अलग का, उसका सम, और जो प्रोडक्ट बना उसका जो वैल्यू आया, वो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। एटॉमिक मास जो आएगा दोनों का सेम आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करना क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट रिएक्शन दिया रहेगा उसका रिएक्टेंट का पहले मास निकाल लेना होगा अलग अलग आइटम का, और प्रोडक्ट का भी अलग अलग जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको निकाल लेना है। फिर देखना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। दोनों अगर इक्वल आ गया, किसी किसी केस में पॉइंट में डिफरेंस होता है, उससे कोई मायने नहीं रखता है, मतलब दोनों में लगभग एक ही आना चाहिए। अगर 0.12 का डिफरेंस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में लगभग रफली जो है सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया। इट स्टेट दैट इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल केमिकल चेंज होता है उसमें टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो प्रोडक्ट का जो मास होगा और दोनों जो होगा आपस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का मास जो है बराबर होगा। ठीक है, इससे इसी के मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो बुक में दिया हुआ है। इसको अगर वर्ड में इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, जैसे 4.90 ग्राम है KClO3 व्हेन हीटेड, मतलब KClO3 हो गया KClO3, इसको जब हीट किया गया तो क्या बना, KCl बना और प्लस O2 बना। तो बोल रहा है कि KClO3 कितना है 4.9 ग्राम है, 90 ग्राम ये दिया हुआ है। इसका रिएक्टेंट का मास दे दिया। अब प्रोडक्ट में क्या निकला, KCl निकला। KCl बोल रहा है कितना है, KCl लेफ्ट बिहाइंड वेट इतना 2.96, इसका है 2.96 दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, और प्लस O2 का दिया हुआ है कितना 1.92 ग्राम, 1.92 ग्राम दिया हुआ है। अब इसको ऐड करके देखते हैं हम लोग कितना आएगा, 2.96 और 1.92, इसको ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 6 2 8 9 9 18 का 8 कैरी 1 2 1 3 एंड 4 4.88। तो कितना आ रहा है लगभग इसका 4.88 आ रहा है। कितना हो गया इसके लगभग आ गया, ये 4.90 ये 4.8, मतलब पॉइंट का डिफरेंस 0.2 का 0.02 का डिफरेंस हो गया। समझ लो क्या दोनों लगभग एक हो गया। इसलिए ये भी क्या हो रहा है, इस मतलब ये जो एग्जांपल दिया गया ये भी मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये मीनिंग हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। चिल्ड्रन, मेरा नया दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको कहा जाता है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ। It states that a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, तो दुनिया में कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड का बात करो, या रसिया में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, या दूसरे कंट्री कहीं भी चले जाए, धरती पर कहीं भी चले जाए, अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसका जो कहने का मतलब एलिमेंट जो जिस एलिमेंट से यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वाटर बना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना है। तो ये हर जगह का, हर जगह मतलब हर कंट्री का, हर जगह चाहे नदी का पानी का बात हो या समुद्र का पानी का बात हो या अंडरग्राउंड वाटर का बात हो, हर जगह का पानी का जो कम्बिनेशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही होगा। मतलब एलिमेंट सेम रहेगा। जो एलिमेंट अभी यहाँ का देख रहे हैं जिससे वाटर बना है, उस तरह से नदी का पानी का भी एलिमेंट जो सेम ही रहेगा। ओशियंस का भी अगर जो बात करेंगे उसका भी वाटर का जो कम्बिनेशन होगा एलिमेंट का वो भी सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ बोला गया है कि केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। हमेशा जब भी कहीं दूसरे जगह का भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो उसका एलिमेंट का जो कम्बिनेशन होगा वो सेम एलिमेंट का होगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का ही होगा, और इसमें वाटर का अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होगा। लेकिन और साथ में क्या है, कंबाइन टुगेदर, और वो जो कम्बिनेशन होगा दोनों एलिमेंट का, जैसे कार्बन ऑक्सीजन जो कम्बिनेशन किया है मतलब उसका मास जो भी रहा होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मास अगर निकालते कार्बन का 12 हुआ, इसका 32 हो गया, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे हम लोग, यानी कि इसका 12 और इसका 32 हुआ, दोनों को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद रेशियो जो आएगा 3:8 का रेशियो में आएगा। तो ये 3:8 का रेशियो में ही कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तब जा करके इस लॉ को फॉलो करता है। कहने मतलब इस लॉ को फॉलो करने का मतलब हो गया कि जब भी
एलिमेंट कंबाइन करेगा, किसी जगह का भी कंपाउंड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हम लोग सिंदरी में है, धनबाद में है, झारखंड में है, बिहार में कहीं भी रह रहे हैं, तो उस जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसका रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। और एलिमेंट भी जो है CO2 का, जो यही एलिमेंट यहाँ का भी है तो दूसरे जगह का भी एलिमेंट भी यही रहेगा। जिसका मीनिंग यही हुआ, मतलब ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। केमिकल कंपाउंड जब भी जो पाया जाता है कहीं का भी हो, वो सेम ही एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। जो C और O है तो उसी तरह से दूसरा जगह का भी अगर CO2 होगा तो उसका भी कॉम्बिनेशन C और O का ही होगा, उसी तरह से H और O का ही होगा। और साथ में उसका रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। जो कार्बन ऑक्सीजन जो कॉम्बिनेशन किया वो 3:8 का, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद देखा गया कि 3:8 का रेशियो में जो आया, इसी रेशियो में ऑलवेज वो कंबाइन करेगा तभी जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी तरह से वाटर जो है ये भी हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया एटॉमिक मास नंबर, और इसको भी जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 1:8 के रेशियो में आएगा। तो ये भी देखा गया कि वाटर के केस में भी 1:8 का रेशियो में ही अगर कंबाइन करेगा, किसी जगह का वाटर हो, तो वो क्या बनेगा, वो इस लॉ को फॉलो करता है, मतलब तभी वो वाटर भी बनेगा। इस 1:8 में रेशियो में मिलेगा या 3:8 के रेशियो में कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा तभी जाकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसका मीनिंग हुआ, तो इसको नोट कीजिए। चलिए, हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या हुआ इसका स्टेटमेंट का, इसमें बता रहा है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड। जब दो एलिमेंट कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाता है, कभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर बात करें तो CO बना रहा है और एक CO2, C और O दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गया, दोनों कंबाइन किया, और यहाँ भी CO कंबाइन किया, और ये दोनों क्या है अलग कंपाउंड बनाया। वो जी बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, टू एलिमेंट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन, देन द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जब उसके बाद बोल रहा है कि मासेज जो होगा एक एलिमेंट का वो दूसरे से क्या होगा फिक्स्ड मास के साथ में वो कंबाइन करेगा, और उसका जो रेशियो होगा वो आपका सिंपल रेशियो, यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 1:2 का रेशियो में आएगा। और इस केस में भी देखेंगे S और O मिला और यहाँ भी SO से मिला, तो क्या बना, दोनों का सिंपल रेशियो में आ रहा है। मतलब हम फिर से समझाते हैं इसको, जैसे CO एक कंपाउंड हो गया, CO हो गया, और यहाँ हो गया CO2 हो गया, ये कार्बन एलिमेंट हुआ, ये ऑक्सीजन एलिमेंट हुआ। यहाँ पर बोल क्या रहा था, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, 2 एलिमेंट हो गए, एक कार्बन और ऑक्सीजन हुआ, दोनों कंबाइन किया। अब कंबाइन करने के बाद 2 अलग अलग कंपाउंड बनाया, एक CO बनाया, एक CO2 बनाया। यहाँ भी SO2 बनाया, S और O मिला, S और O मिल करके SO2 बनाया, और S और O मिल करके SO3 बनाया, तो 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहा है। तो उसके बाद इसका कार्बन का मास देखें हम 12, ऑक्सीजन का मास हो गया 16, यहाँ भी कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास हो गया 32। तो बोल क्या रहा है इसके हिसाब से कि दोनों का एक जो एलिमेंट है उसका मास जो फिक्स है, यानी कि ये 12 है, ये भी 12 है, 12 दोनों का है, और दूसरे वाले का एक का 16 है, एक का 32 है। तो बोल रहा है कि फिक्स्ड, एक का मास फिक्स्ड है, दूसरे से कंबाइन जो करने के बाद जो उसका जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आएगा। तो दूसरा कंबाइन क्या किया, इसमें O किया है, इसमें O2 किया है, तो क्या हुआ O और O2 का रेशियो कितना देखें हम, इसका 16 है, इसका O2 का क्या हो गया 32 हो गया। दोनों को काटे हम लोग, सिंपल फॉर्म में किए तो 1:2 आ गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यही बोला जा रहा है कि जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करता है और 2 या 2 से अधिक अगर उस कंपाउंड बनाता है, तो उसका जो एक का फिक्स रेशियो रहता है, फिक्स मास होता है, दूसरे का जो मास जो होता है उससे कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद उसका जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में बिहेव करता है। उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं, सल्फर एक है, इसका 32 हो गया, ऑक्सीजन का 32 हो गया, सल्फर 32 हो गया, ऑक्सीजन का फिर 48 हो गया। यहाँ भी इस केस में क्या है, सल्फर जो है फिक्स मास इसका, और ऑक्सीजन दोनों में, लेकिन यहाँ पर O2 से कंबाइन किया, यहाँ पर O3 से कंबाइन किया, इसीलिए कंपाउंड भी बदल गया, SO2 बन गया, ये SO3 बन गया। इस केस में CO बन गया एक ऑक्सीजन से कंबाइन करके, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बन गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है फिर कि O2 और O3 के जब रेशियो निकाले, जैसे यहाँ O और O2 का रेशियो निकाले थे 16/32, मतलब 1:2 आया था। यहाँ भी O2 और O3 के रेशियो जब निकालेंगे तो 32/48, मैं इसको सिंपल फॉर्म में किए तो 2:3 का रेशियो आ गया। तो यही चीज़ में मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया गया है कि जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा, 2 या 2 से अधिक केमिकल कंपाउंड बनाएगा, तो उसका जो एक मास जो होता है फिक्स होता है। जैसे इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का मास फिक्स है, 12 है, और उसके बाद जो एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है तो उसका जो रेशियो जो आएगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में बियर करेगा। ठीक है, इसमें भी वही देखें हम लोग, सिंपल रेशियो में जो दूसरा वाला ऑक्सीजन जो कंबाइन किया तो वो सिंपल रेशियो में मैंने आपको जो है दिखा रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, और चिल्ड्रन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है गैलुसिक्स लॉ पे है। गैलुसिक लॉ क्या होता है, तो इसमें स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि वी स्टेट दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर। इसलिए ये गैलुसिक लॉ जो है ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। जब दो गैसेस के फॉर्म में रहेगा रिएक्टेंट और दोनों मिल करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी गैसेस होना चाहिए, ये कंडीशन होता है इसका। तो ये चीज़ बोल रहा है कि स्टेट दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब दो गैसेस रिएक्ट करता है, जैसे H2 यहाँ पे गैस होगी, HCl2 गैस होगी, दोनों कंबाइन किया और दोनों का वॉल्यूम के फॉर्म में, गैसेस है तो गैस का वॉल्यूम हो सकता है, तो वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम यहाँ 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 वॉल्यूम दिया गया। तो बोल रहा है कि दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, और दोनों का रेशियो जो होगा वो सिंपल में होगा। जैसे 1:1 के रेशियो मिला है या 2:2 के रेशियो में रहेगा, मतलब सिंपल रेशियो में ही वो कंबाइन करेगा। और जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सिंपल रेशियो में होगा। मतलब जैसे इसका 1 अगर वॉल्यूम ले रहे हैं, इसका भी 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम हो गया, ये इक्वेशन के हिसाब से। तो कंडीशन क्या है कि इसमें सिमिलर कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन भी सेम होना चाहिए और इसका जो वॉल्यूम होगा ये सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कंबाइन करेगा तो सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करेगा तीनों में। रिएक्टेंट भी सिंपल रेशियो में होना चाहिए और उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी गैस में होना चाहिए और सिंपल रेशियो में होगा। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि H2Cl2 यानी कि दोनों 1 वॉल्यूम लिया गया है। पहले तो गैस है, गैस के लिए वॉल्यूम में लेना है और जो प्रोडक्ट बना वो भी गैस होना चाहिए, तो इसका भी वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ 1 वॉल्यूम, यहाँ 1 वॉल्यूम और यहाँ पे 2, उसको कम बैलेंस करने के बाद 2 आ रहा है तो इसलिए 2 वॉल्यूम हो गया। तो इसका कहने मतलब ओवरऑल इसका देखा गया है, तो जो रेशियो आया, जो कॉम्बिनेशन का रेशियो और प्रोडक्ट का रेशियो जो होगा वो सिंपल रेशियो में आया, 1:1:2 में। मतलब ये 1 के रेशियो में है, ये भी 1 के रेशियो में है और ये 2 का रेशियो में। तो ये हो गया आपका गैलुसिक्स लॉ। कंडीशन क्या क्या याद रखना है गैलुसिक लॉ में, कि जब दो गैसेस कंबाइन करता है तो कंबाइन करने पे दोनों का गैस, चूंकि वो गैस है इसलिए उसको वॉल्यूम में लेना है हम लोग को, इसलिए हम लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम करके लिखा गया है। और इसका जो रेशियो जो आएगा वॉल्यूम का वो सिंपल रेशियो में आना चाहिए। ये हम लोग को बोला गया है गैलुसिक लॉ में। तो इट स्टेट दैट व्हेन द गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, दोनों एक दूसरे पे सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ में जो प्रोडक्ट भी निकलेगा वो भी सिंपल रेशियो में होगा। कंडीशन इफ दीज आर ऑल्सो गैस, लेकिन साथ में ये भी जो है गैस होना चाहिए, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी गैस होना चाहिए और साथ में टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो सिमिलर कंडीशन होना चाहिए। मेजरमेंट करने के दौरान में सिमिलर कंडीशन होना चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर का भी, जो भी इसमें रिएक्टेंट मिला रहे हैं या प्रोडक्ट निकल रहा है वो टेम्परेचर और प्रेशर उसका सेम होना चाहिए, सेम कंडीशन पर होना चाहिए, तभी जाकर के गैलुसिक लॉ फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें गैलुसिक लॉ क्या बोला कि जो भी दो मतलब रिएक्टेंट या कंबाइन करेगा दोनों गैस फॉर्म में होगा और ये भी गैस फॉर्म में होगा। जब गैस होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो मेजरमेंट होगा वो वॉल्यूम में होगा, इसलिए वॉल्यूम का जो भी वॉल्यूम आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, दोनों का तीनों का जो है जो कॉम्बिनेशन होगा तो वो हमेशा सिंपल रेशियो में ही होगा, जो 1:1:2 के रेशियो में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट आप लोग से बोलना है कि अभी तक जो भी हम पढ़ाएं इसमें आप लोगों को समझ में आया है तो उसको प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिए, ताकि अगर कुछ हमको कमी लगे तो हम इसको ठीक कर पाऊँ और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों को बना के दे पाऊँ। तो थैंक यू।